बच्चों हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम अध्याय 5 नया चैप्टर खनिज एवं सेल के भाग 1 खनिज के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके देखते हैं खनिज क्या होते हैं, खनिजों की विशेषता क्या होती है, खनिजों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा, इन सभी से संबंधित चर्चाएं हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, खनिज को परिभाषित करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। क्या होता हो, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो तो उसे क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। यानी जितने भी आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मिनरल्स है, खनिज है, और इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है तो उसे हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। इसी प्रकार देखो, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक यानी प्रकृति में मिलता है, हमें बनाया नहीं जाता, ये प्रकृति से मिलते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है। कैसा तत्व है, एक प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या देखो, क्या है, एक तो क्या है, प्राकृतिक है, कार्बनिक है और अकार्बनिक है। इसके अलावा देखो, एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और उसके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। बच्चों यदि आपके परीक्षा में 1 नंबर की परिभाषा आए, आपके 1 अंक की परिभाषा आए कि खनिज किसे कहते हैं, तो या तो आप ये लिख सकते हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कह सकते हैं। या आप ये लिख सकते हो, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना पाई जाती हो, रासायनिक संगठन पाए जाते हो और उसमें कुछ भौतिक गुणधर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम खनिज कहते हैं। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए बच्चों। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर हो सकता है। यानी या तो खनिज क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बन सकता है या एक तत्व से भी मिलकर बन सकता है। लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो कई तत्वों से बनकर मिली हुई है, उसमें कई तत्व पाए जाते हैं। इसकी बाहरी परत पे ये ठोस रूप में पाए जाते हो। आपने देखा था क्या कि मैग्मा यहाँ से बाहर आके पृथ्वी पे जमा हो रहा है लावा के रूप में, तो ये कैसा भाग है, ये ठोस भाग है, सॉलिड भाग है। और अंदर का भाग जो मेंटल के अंदर, दुर्बलता मंडल के अंदर था, वो कैसा था, वो फ्लूइडिक लिक्विड या तरल पदार्थ भाग था। तो देखो, या तो ठोस रूप में है या आंतरिक परत में गर्म या पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी यानी कि पूरी की पूरी क्रस्ट का 98% भाग इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में बना है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। कौन सा, कि हमारी जो संपूर्ण प्रॉपर्टी है उसमें कौन से खनिज तत्व की अधिकता होती है। तो कौन से खनिज तत्व की अधिकता होती है, ऑक्सीजन की। ओ साल याद कर लो, ओ साल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इनकी प्रधानता पाई जाती है। शेष भाग में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से बन पाए जाते हैं। ये देखो, आपको अभी मैंने क्या चर्चा की कि हमारे कौन से भाग में, यहां से क्या आ रहा है, देखो यहां से आपका क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है। ये देखो मैग्मा निकल रहा है। ये मैग्मा निकल के कहाँ जमा हो रहा है, या तो इस भूपर्पट्टी के ऊपर जमा हो रहा है या नीचे जमा हो रहा है। जब ये पूरा का भाग, ये स्थलीय भाग पे, ये जलीय भाग पे, ये जब जमा हो रहा है तो ये सब क्या है,
ये सब खनिज पदार्थ है, ये खनिज है। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। और इन पदार्थों को क्या कहा गया है? इनको खनिज कहा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। अभी चर्चा की कहाँ से? हमारे मेंटल के दुर्बलता मंडल से क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है। और वो मैग्मा या तो भूपरपट्टी के अंदर या बाहर जब जमा हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। अभी आपने देखा ये मैग्मा निकल के क्या हो रहा है? या तो आंतरिक भाग में जमा हो रहा है, या ऊपरी भाग में जमा हो रहा है, या महासागरीय भाग में नीचे की ओर जमा हो रहा है। और यही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो क्या है इसका आधार? इसका आधार मैग्मा है, जो कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों की क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का भी निर्माण होने लग जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? कार्बनिक। अभी आपने पढ़ा खनिज क्या है? प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है, पढ़ा था ना। तो कार्बनिक में क्या आएगा? कोयला आएगा, पेट्रोल आएगा और प्राकृतिक गैस आएगी। कोयले में हमने 4 कोयले में प्रकार पाए जाते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का, ये बिटुमिनस, ये लिग्नाइट और ये पीट कोयला। समझ गए प्यारे बच्चों? ये सभी कार्बन, ये ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। किसमें? पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है आपको? द्रव अवस्था में। गैस कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। और कोयला ठोस अवस्था में। तो ये खनिज कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं बच्चों? तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं में? यानी कोयले को देखे तो ठोस अवस्था में, पेट्रोल को देखे तो तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में, और यदि गैस पे चर्चा करें तो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। खनिज अपने भौतिक गुण कैसे? जैसे उसका रंग हो गया, घनत्व हो गया, कठोरता हो गया, उसके रासायनिक गुणधर्म हो गए, तथा विलेयता के आधार पे पहचाने जाते हैं कि उस रंग के आधार पे किस प्रकार का खनिज है, घनत्व के आधार पे कैसा है, कठोरता के आधार पे कैसा है, रासायनिक रंग के आधार पे कैसा है, विलेयता के आधार पे कैसा है। इनके सब के अलग अलग विशेषताओं के आधार पे अलग अलग खनिजों का वर्गीकरण किया गया। जैसे पहला, कलर के आधार पे किस प्रकार का है, स्ट्रिक के आधार पे, लस्टर के आधार पे, क्रिस्टल फॉर्म के आधार पे, हार्डनेस के आधार पे, क्लीवेज के, फ्रैक्चर और डेंसिटी के आधार पे, इनकी सब की हम अभी विस्तृत विवेचना इसी पाठ में करेंगे। देखो पहले देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। कई बार पूछा गया है कि खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। किस किस के अंदर? या तो धात्विक खनिज होंगे या अधात्विक खनिज होंगे। धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, और अधात्विक खनिज का अर्थ होता है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, तो उन्हें धात्विक और अधात्विक खनिज कहेंगे। फिर जो धात्विक खनिज है उसको आपके वैसे तो सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, लौह खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, और अलोह खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। मगर आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बहुमूल्य धातु, यानी बहुमूल्य धातु क्या? सोना चांदी। दूसरा क्या? लोह धातु। और फिर अलोह धातु, और ये अधात्विक खनिज। तो देखते हैं बहुमूल्य धातु कौन कौन से। देखो धात्विक खनिज की चर्चा करते हैं। इनमें धातु तत्व होते हैं, इनको 3 प्रकारों से विभाजित किया गया है। बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी और प्लेटिनियम। कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चांदी किस प्रकार का है, तो आप कहोगे बहुमूल्य।
फिर देखो लोहे धातु, जिसमें लोहा पाया जाता हो। लोहे और स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलोहिक धातु, इसमें ताम्र, सीसा, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन आदि धातु शामिल होते हैं। किसमें? अलोह के अंदर। जैसे अलोह में क्या क्या आ गया? कॉपर, तांबा। ये स्टील, तो स्टील किस में आ गया? इसके अंदर, लोह धातु के अंदर। सीसा, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज, ये सब अलग अलग प्रकार के धातु है जो लोहे और अलोह में पाए जाते हैं। ये फेरस मेटल, धात्विक खनिज। कौन से खनिज? धात्विक खनिजों में लोहे खनिज। कौन से? लोहे, जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है। ये देखिए अलग अलग जिनमें लोहे का अंश पाया गया है, तो ये क्या कहलाएंगे? लोहे खनिज। नॉन फेरस मेटल यानी अलोह धातु, जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। कॉपर, ताम्र, ब्रास, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और सीसा, लीड, ये किस में आएगा? अलोह धातु में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है सीसा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम किस प्रकार का खनिज है? कि धात्विक खनिज तो है, मगर धात्विक खनिज में नॉन फेरस है, अलोह धातु खनिज है। फिर देखते हैं अधात्विक खनिज। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। कौन से? गंधक, फॉस्फेट और नाइट्रेट। सीमेंट अधात्विक खनिजों का क्या है? मिश्रण पाया जाता है सीमेंट। ये आपके क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अधात्विक खनिज कौन कौन से? गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इस प्रकार से ये अधात्विक खनिज है। ये आपके चट्टानों के आधार पे हैं, जैसे इग्नियस आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक रूपांतरित, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों के अंदर, जिसमें स्कोरिया, ओब्स्टियन, ग्रेनाइट, सोपस्टोन, नीस, एम्फिबोलाइट, रॉकसेल्ट, सैंडस्टोन, डोलोमाइट। यानी हम अगला जब इसका जो चैप्टर का नाम है हमारा खनिज एवं सेल, जिसमें सेल पढ़ेंगे, जिनमें इनकी चर्चा और विस्तृत करेंगे। भौतिक विशेषताएं, यानी हमारे जो खनिज है, इन खनिजों की भौतिक विशेषताएं क्या क्या है? रंग कैसा है? आकार कैसा है? क्रिस्टलाइज्ड कैसे हैं? विभेदीकरण कैसा है? पारदर्शी कैसे हैं? इनके अंदर कठोरता कैसी है? आपेक्षिक भार कैसा है? इन सभी विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे। देखो, भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। पहला देखो, क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी आप कोई भी खनिज देखोगे तो उसका एक क्रिस्टलाइज फॉर्म है। देखो, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है कि वो घनाकार है, अष्टभुजाकार है या षटभुजाकार है। यानी ये आपका क्रिस्टलाइज है। तो ये क्रिस्टलाइज जो रूप है, ये किस प्रकार से, यानी क्यूबिक है या हेक्सागोनल है या हेक्टागोनल है, किस प्रकार का ये खनिज है? विदलन, दूसरा है विदलन, यानी टूटता फूटता है। तब देखो, सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? विदलन कहलाएगी। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। फिर है विभंजन, अलग होना। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। अगला देखो, चमक। रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटलिक, रेशमी और ग्लासी। ये ग्लासी खनिज है, इसकी चमक अलग है आपकी। यानी जो आपका ग्लासी टाइप का खनिज दिखाई दे रखा है, तो ये ग्लासी खनिज की, इनकी हर खनिज की अलग अलग चमक होती है। उस चमक के आधार पर इन खनिजों को अलग अलग किया जाता है। रंग, कुछ खनिजों का रंग उनकी परमाणुविक संरचना से निर्धारित होता है और
मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्शियोपायराइट आदि तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण भी क्या आ जाते हैं, रंग आ जाते हैं। यह आपका एक मेलाकाइट खनिज है जिसका रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। यानी इनकी अलग अलग रंग का होता है। मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्शियोपायराइट आदि तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आ जाते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग सफेद, हरा, लाल या पीला हो सकता है। यानी जो क्वार्ट्ज खनिज होता है उसका रंग भी अलग अलग हो सकता है। देखो कैसे कैसे ये आपके जितने भी डायग्राम दिखा रखे हैं बच्चों, ये सभी क्वार्ट्ज जो खनिज है वो है, और इसका इन अशुद्धियों के कारण इनका रंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये रूटिलेटेड क्वार्ट्ज है, ये आपका पेरिसिलोट खनिज है, ये आपका कैडमियम खनिज है, ये आपका स्मोकी क्वार्ट्ज है, ये आपका मिल्की क्वार्ट्ज है, ये आपका रोज क्वार्ट्ज है, ये आपका टाइगर आई क्वार्ट्ज है, ये आपका चैल्सिडोनी क्वार्ट्ज है, ये आपका सिट्राइन क्वार्ट्ज है, और ये आपका मेट्रोलाइट खनिज क्वार्ट्ज है। यानी ये क्वार्ट्ज है उसका अलग अलग रंग है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफ़ेद है, कोई गुलाबी है। यानी अलग अलग रंग में यह पाए जाते हैं। धारियाँ और खनिजों पे क्या होती है, आप कोई भी खनिज देखोगे तो उस पे जो धारियाँ बन जाती है उनका रंग भी अलग अलग हो जाता है। देखो किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। यानी आपने किसी खनिज को क्या कर लिया, पीस लिया तो उस खनिज का रंग पीसने के बाद में जरूरी नहीं कि वो उसी रंग में रहे, उसका रंग अलग प्रकार का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती है। यानी ये आपको मैंने मेलाकाइट दिखाया था, ये खनिज, इसका रंग कैसा है, हरा है, और इसके ऊपर जो धारियां भी बनी हुई है वो भी कैसी है, हरी होती है। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, ये फ्लोराइट है, इसका रंग कैसा है, बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पे जो धारियां होगी वो सफेद होगी। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर ये आपको धारियां दिखाई दे रही है। ये धारियां किस प्रकार की है, ये आपके सफ़ेद रंग की है। हमारे इस खनिज वैसे कैसे पाया जाता है, ये बैंगनी या हरा रंग का, मगर धारियां कैसी, सफ़ेद रंग की होती है। तो रंग के आधार भी खनिज अलग अलग होते हैं। पारदर्शिता, यानी कई प्रकार के खनिज होते हैं जिनमें से सूर्य की किरणें आर पार निकल जाती है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जो तरंगे आती है, किरणें आती है, उनको परावर्तन कर देती है, अपवर्तन कर देती है, विकिरण कर देती है। तो ये भी अलग अलग प्रकार के खनिजों में पाई जाती है। देखो पारदर्शी, प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी देखी जा सकते, यानी किस प्रकार से, एकदम सीधी, पारदर्शी। दूसरा है पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार होती है लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु नहीं देखी जाती। थर्ड है अपारदर्शी, प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती। यानी कुछ खनिज ऐसे होते हैं, पारदर्शिता के आधार पे खनिजों को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। देखो पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। यानी पारदर्शी का मतलब यानी जो किरणें आती है वो उसके आर पार चली जाती है और वस्तु सीधी देखी जा सकती है। पारभासी यानी प्रकाश की किरणें आर पार तो होती है लेकिन उनके विस्तृत होने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। और थर्ड है अपारदर्शी, प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होती। आपको यदि डायमंड, टोपाज, पुखराज, जेम कभी पहनते हो या पहने हो इस प्रकार का, तो आप देखते हो उस पर यदि आप कोई किरण गिराओगे तो या तो वो किरण क्या होएगी, आर पार चली जाएगी, या क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होके साइडों में चली जाएगी, या क्या होगी, उसके आर पार नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम, खुरदरे, पिसे हुए, तंतुयुक्त
पृथक करने योग्य, अपसारी और विकिरणकारी होते हैं। क्या उसकी संरचना खनिज की, जैसे आपको मैंने डायमंड दिखाया, यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको, डायमंड दिखा रखा है। इस डायमंड के ऊपर आपको किस प्रकार की संरचना दिखाई गई है, क्यूबिक टाइप में घनीय संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर, हीरे के ऊपर। ये आपको एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, तो बच्चों इनको नोट करते जाइए। यानी हीरे के ऊपर किस प्रकार की घनाकार क्यूबिक संरचना पाई जाएगी। ये देखो क्यूबिक घनाकार संरचना पाई गई बनाई। फिर देखते हैं क्वार्ट्जाइट। आपको ये क्या दिख रखा है, कौन सा खनिज है, क्वार्ट्ज खनिज है। इस क्वार्ट्ज खनिज की संरचना किस प्रकार की है, ट्राइएंगल है या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ट्राइएंगल यानी त्रिभुजाकार संरचना है इसकी। कैसी संरचना है, त्रिभुजाकार संरचना है। या कैसी है, षटकोणीय संरचना है, हेक्सागोनल है, षडाकार संरचना पाई जाती है किसकी, क्वार्ट्ज की। फिर देखते हैं आप मस्कोवोइट। मस्कोवोइट देखो, ये मस्कोवोइट मिनरल है। इसकी है मोनोक्लाइन संरचना, एक नथ संरचना, ये देखो। फिर है टोपाज। टोपाज खनिज, इसकी देखो ऑर्थोम्बिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये इस प्रकार की संरचना में ये पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे इस संरचना को बोलते हैं ऑर्थोम्बिक संरचना। इस प्रकार से हर प्रकार के खनिज की अलग अलग प्रकार से हम उसको संरचना बना सकते हैं। फिर देखते हैं कठोरता। यानी हम देखते हैं कि खनिजों की कठोरता के आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं किस खनिज का कितना कितना कठोरपन पाया जाता है। देखो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, 10 चुने हुए खनिजों में 10 तक की श्रेणी में कठोरता का मापना। यानी इन खनिजों में, यानी इस प्रकार से हमने क्या दिखाया है, इनका कठोरता का मापन किया गया है। देखो पहले नंबर पे कौन है, टेल्क, दूसरे पे जिप्सम, तीसरे पे कैल्साइट, चौथे पे फ्लोराइड, पांचवें पे एपेटाइट, छठे पे फेल्सपार, सातवें पे क्वार्ट्ज, आठवें पे टोपाज और नौवें पे कोरंडम और 10वें पे हीरा। यानी ये सबसे अधिक कठोर खनिज होते हैं, टूटने से तोड़ने से भी नहीं टूटते। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच और चाकू की नोक 5.5 है। इस टेबल में भी आपको दिखा रखा है। ये आपका देखो टाक है, इसकी जो खनिजता में कौन सा नंबर है, पहला पे टाक है, दूसरे पे जिप्सम है, तीसरे पे कैल्साइट है, चौथे पे फ्लोराइट है, पांचवें पे एपेटाइट है, छठे पे क्या था आपका फेल्सपार है, सातवें पे क्वार्ट्ज है, आठवें पे टोपाज है, नौवें पे कोरंडम है और 10वें पे डायमंड या हीरा है। इस प्रकार से इन्हें 1 से 10 तक का मापन किया गया है। फिर है आपेक्षिक भार, रिलेटिव वेट। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात, हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, आपेक्षिक भार निकालते हैं। कुछ जैसे कैल्साइट हो गया, आपका कैल्साइट हो गया, ये कैल्साइट, फ्लोराइड्स, क्वार्ट्ज, एमोर्फोस, इन सब का अलग अलग हमने क्या निकाला है, आपेक्षिक भार निकाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें जो हमारा चैप्टर है सेल एवं खनिज या खनिज एवं सेल, मिनरल एंड रॉक्स, इसके अंदर आपने क्या देखा, हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। खनिज को सर्वप्रथम हमने परिभाषित किया, क्या कहा कि खनिज किसे कहेंगे कि जो प्राकृतिक हो, कार्बनिक हो और अकार्बनिक तत्व हो, जिसकी परमाणुविक संरचना हो क्रमबद्ध रूप में, रासायनिक संगठन न हो और भौतिक गुणधर्म हो, तो उसे हमने क्या कहा, उसे हमने खनिज कहा। उसके बाद में हमने चर्चा की जो हमारी भूपर पट्टी है उसमें मुख्यतः 98% भाग 8 खनिजों का बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन,
एल्यूमिनियम, लोहा, ये मुख्यतः खनिज है। इसके बाद में हमने चर्चा की खनिजों का वर्गीकरण किया। खनिजों का वर्गीकरण दो रूप में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में हमने बहुमूल्य धातु, लौह धातु और लौह धातु में वर्गीकृत किया। इसके बाद में हमने खनिजों के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर हमने विशेषताओं पे प्रकाश डाला। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। बार बार पॉज करके देखिए, सुनिए, ज़्यादा इसमें कुछ दे नहीं रखा आपके, सिर्फ क्या बताना है आपको, खनिज बताना है, खनिज को परिभाषित करना है और खनिजों का वर्गीकरण करना है और उनके भौतिक गुणधर्म की विशेषता बतानी है। और अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे सेलों के बारे में, चट्टानों के बारे में। तो बच्चों, तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।